हेलो स्टूडेंट, आप लाइव क्लास रोज़ ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और पुराने जितने भी आपने वीडियो देखे हैं उन्हीं की सीरियल में आगे बढ़ते हुए हम आज अपनी नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आज हम इनके हार्मोन और उनके कार्य के बारे में देखेंगे। तो आज से पहले जितनी भी इस चैप्टर की क्लासें हुई है एक बार उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उस दौरान हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात कर चुके हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रसायन पदार्थ निकलता है उसे हार्मोन कहते हैं, और हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथियां सीधे ही रुधिर में, रक्त में छोड़ देती है। तो ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं और अपने रसायन को सीधे रुधिर में छोड़ देती है, ऐसी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य। यस, आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान इसका साइज होता है, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। देखो, इससे संबंधित हमने हार्मोन्स देखे हैं और उनमें हमने सबसे पहले अगर बात करें, कल हमने जो बात की थी हार्मोन्स की, उनमें से अब हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। तो बेटा ध्यान देना, नंबर 1 हम बात करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस ये पीयूष ग्रंथि का एक प्रकार से कौन सा भाग होता है? एंटीरियर लोब यानी अग्रपाली। एडिनो हाइपोफाइसिस जिसे हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि में अग्रपाली। अग्रपाली बोले तो एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब। अब एडिनो हाइपोफाइसिस अग्रपाली या एंटीरियर लोब के अंदर हम बात कर रहे थे किसकी? तो ध्यान देना, यहाँ पर हम बात करें तो पहले पार्ट की, जिसमें आता है पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। देखिए, पार्स डिस्टेलिस वाला जो भाग होता है एडिनो हाइपोफाइसिस का, वो कौन कौन से हार्मोन का स्रावण करता है? तो पार्स डिस्टेलिस से अगर हम बात करें तो निम्न हार्मोन का सिक्रेशन होता है। नंबर 1 बात करते हैं सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन GH, इसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन।
वृद्धि हार्मोन। इसको GH हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ हार्मोन इससे निकलता है सामान्यतः जब प्यूबर्टी एज आती है, लगभग 12 से 13 साल की उम्र में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बोले तो पीयूष ग्रंथि की एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टेलिस वाले भाग से ये हार्मोन का सिक्रेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, अर्थात जब पार्स डिस्टेलिस भाग अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है, तो सामान्यतः ऐसी स्थिति में कुछ लोगों में इस वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावण से एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे कहते हैं अतिकायता। एक रोग, एक बीमारी जिसे कहते हैं अतिकायता। अतिकायता जिसको एक्रोगिगेली या अतिकायता रोग भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इस रोग के अंदर व्यक्ति की जो शरीर की ग्रोथ होती है, हाइट जो है वो लगभग बहुत तेज़ी से बढ़ती है और लगभग व्यक्ति का जो साइज है 7 फुट 7.5 फुट तक हो जाता है। जबकि ऐसे व्यक्ति में चेहरे की बनावट थोड़ी विकृत हो जाती है, यानी कि चेहरा ऐसा लगता है डरावना सा। एक तरह से हम बोल सकते हैं दानव आकार का शरीर और चेहरे में आंखें बड़ी बड़ी और बाहर निकली हुई सी डरावनी सी घूरती हुई सी नज़र आती है। ऐसी स्थिति को हम अतिकायता या एक्रोगिगेली के नाम से जानते हैं। तो ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब हमारी पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस या पार्स डिस्टेलिस वाले भाग से वृद्धि हार्मोन का स्रावण जब ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में ये रोग उत्पन्न हो जाता है। एक तरह से हम कहें तो 12 साल की उम्र के बाद लगभग 3-4 साल बाद ही 15 से 16 साल की उम्र पे ही एक किशोर की हाइट लगभग 7 फुट तक चली जाती है और चेहरे की आकृति थोड़ी सी विकृत हो जाती है। ऐसी स्थिति एक्रोगिगेली के नाम से जानी जाती है, अतिकायता के नाम से जानी जाती है। तो आपको 2 बात याद रखनी है कि वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की अत्यधिक स्रावण से अत्यधिक स्रावण से एक रोग हुआ। अत्यधिक स्रावण से, किसके स्रावण से? वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्रावण से अतिकायता की स्थिति उत्पन्न होती है, एक्रोगिगेली की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी बात करें तो ग्रोथ हार्मोन के निम्न स्रावण से या बहुत कम स्रावण से, बोले तो ग्रोथ हार्मोन के कम स्रावण से व्यक्ति में बोनापन या ड्वार्फिज्म बोनापन या ड्वार्फिज्म हो जाता है। तो बेटा किशोर अवस्था के प्रारंभ में अगर ग्रोथ हार्मोन अत्यधिक मात्रा में निकलता है तो उस दौरान ऐसे किशोरों में शरीर की वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ती है और शरीर दानवकार जैसा लगता है, जिसे एक्रोगिगेली या अतिकायता के रूप में जानते हैं। और जिन लोगों में पार्स डिस्टेलिस वाले भाग से ग्रोथ हार्मोन कम स्रावित होता है किशोरावस्था के दौरान, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे किशोर हाइट में कम रह जाते हैं, बोनापन का शिकार हो जाते हैं। तो ये आपको ग्रोथ हार्मोन के इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि अधिक मात्रा से स्रावित होने से ये होता है और कम स्रावण से ये होता है। आप समझ गए होंगे
हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पार्स डिस्टिलिस भाग में केवल एक हार्मोन का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। दूसरा हार्मोन देखते हैं हम एडिनोहाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टिलिस से स्रावित होने वाला दूसरा हार्मोन। जैसे बात करें यहाँ पर दूसरा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के बाद अगर मैं बात करूं बेटा तो ध्यान देना, यहाँ पर एक शब्द आता है FSH, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पूटक प्रेरक हार्मोन। पूटक प्रेरक हार्मोन। देखिए FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पूटक प्रेरक हार्मोन क्या काम करता है ये? तो अगर इसके हम कार्य देखें तो ये कार्य क्या करता है? कार्य बोले तो फंक्शन, क्या काम करता है भाई FSH? तो देखिए इसके कार्य के बारे में बात करें, एक तो बेटा ध्यान देना, मादा में फीमेल, मादा या फीमेल के अंदर मादा में यह हार्मोन, मादा में यह हार्मोन अंडाशय में पूटक की वृद्धि करता है, पूटक की वृद्धि करता है एवं परिपक्व या परिवर्धन करता है। इसके प्रभाव से क्या होता है भी? इसके प्रभाव से प्राथमिक पूटक, द्वितीयक पूटक एवं ग्राफियन पूटक बनते हैं। ग्राफियन पूटक बनते हैं। तो ध्यान देना, फंक्शन क्या है FSH का? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोले तो पूटक प्रेरक हार्मोन। मादा के अंदर यह हार्मोन अंडाशय में पूटक की वृद्धि करता है एवं परिवर्धन करता है। इसके प्रभाव से प्राथमिक पूटक, ये क्या है? प्राथमिक पूटक, द्वितीयक पूटक एवं ग्राफियन पूटक बनते हैं। तो सामान्यतः पुटकों की वृद्धि और परिवर्धन के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उत्तरदायी होता है। ये दिमाग में बिठानी है आपको बात। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट हार्मोन की, तो देखिए अगला हार्मोन LH हार्मोन बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो भैया ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करेगा? ध्यान देना। तो इसके भी हम क्या पढ़ते हैं? फंक्शन या कार्य।
फंक्शन तो पहला कार्य क्या है इसमें, देखिए ये सबसे पहले बात करें इन फीमेल यानी मादा के अंदर, मादा में क्या काम करवाएगा ये, मादा में एमसी पीरियड के दौरान एमसी पीरियड के दौरान 14वें दिन 14 डेज 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन पुटक या फॉलिकल ग्राफियन पुटक को तोड़कर सेकेंडरी ऊसाइट को फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र करवाता है, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र करवाता है। अर्थात अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। तो पहला काम क्या हुआ, इस हार्मोन का मादाओं में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल जो बन जाती है उसको तोड़कर सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये क्रिया अंडोत्सर्ग के नाम से जानी जाती है। इस दौरान LH हार्मोन का सिक्रेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण एक फीमेल के अंदर ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल जो बन गई थी, ग्राफियन पुटक जो बन गया था, वो ग्राफियन पुटक 14वें दिन ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। एक प्रकार से ग्राफियन पुटिका फट जाती है और फटने के बाद सेकेंडरी oocyte अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में चला जाता है। तो ग्राफियन पुटक को एक प्रकार से फटने के लिए, तोड़ने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आपको याद रखना है। ये फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक प्रकार से ग्राफियन पुटक को तोड़ने का काम करता है, जिसके कारण अंडोत्सर्ग क्रिया होती है। यस, ये याद रखना है। इसके अलावा LH हार्मोन का एक दूसरा काम भी होता है। अगर हम यहाँ पे करना चाहें कि दूसरा फंक्शन क्या है, तो देखिए यहाँ पर दूसरा फंक्शन LH हार्मोन का इन मेल, यहाँ पर नर के अंदर, पुरुष में, नर में क्या काम करता है, नर के अंदर ये शुक्रजनक नलिका को प्रेरित करता है, शुक्रजनक नलिका को प्रेरित करता है। इसके पास लिडिग कोशिका प्रेरित होकर पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन
को स्रावित करती है। स्रावित करती है। तो ध्यान दें यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य मादाओं में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना। यहाँ पुरुषों में शुक्रजनक नलिका के बीच में लीडिंग सेल पड़ी होती है, उस लीडिंग सेल को एक प्रकार से प्रेरित करता है, जिसके कारण लीडिंग सेल पुंजन एंड्रोजन या इसका दूसरा नाम है टेस्टोस्टेरोन, पुंजन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद ये नर के अंदर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण बोले तो चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज़ का भारी होना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन सा हार्मोन? पुंजन हार्मोन भी कहते हैं, एंड्रोजन भी कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं इस हार्मोन को। तो इसको प्रेरित करता है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट हार्मोन की, तो देखिए आगे एक होता है ACTH। ACTH ये कौन सा हार्मोन है? हार्मोन नंबर 4 ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो यहाँ पे ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये किससे निकलता है? ये भी बेटा ध्यान रखना, जो भी हम पढ़ रहे हैं सारे पार्स डिस्टेलिस वाले भाग से निकल रहे हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और ये एक प्रकार से एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग से स्रावित होता है। स्रावित होता है। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन किससे निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले रीजन से निकलता है। एवं क्या काम करता है ये? ध्यान रखना, यह हार्मोन मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस बोले तो उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक होता है। इसके अलावा हम बात करें अगले हार्मोन की। अगला हार्मोन हम बात करते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक में अपने आ गया है बेटा, ध्यान देना, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसके अंदर हमने दो हार्मोन देखे हैं, एक FSH और एक हमने देखा है LH, और दोनों के हम कार्य करवा चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करें गोनेडोट्रोपिक के बाद ग्लूकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोर्टिकोइड्स क्या काम करता है? स्टीरॉइड के लिए
रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। देखिए इधर ACTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ग्लूकोटिकोइड्स स्टीरॉयड के लिए उत्तरदायी होता है, स्टीरॉयड निकालता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोटिकोइड्स। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करेगा? तो देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन के कार्य अगर हम देखते हैं तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है, ये दुग्ध ग्रंथियों को उद्दीप्त करके दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है, दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है, दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। क्या काम है? दुग्ध ग्रंथियों को उद्दीप्त करके दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले हार्मोन की तो ये प्रोलैक्टिन हो गया है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हो गया है। सारे हार्मोन लगभग हमने देखे, तो देखिए एक बार फटाफट हमने देखा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे पहले हमने क्या देखा? हमने पार्स डिस्टेलिस वाले पार्ट्स में ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के बाद LH हार्मोन पढ़ा, LH के बाद हमने ACTH पढ़ा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पढ़ा, ग्लूकोटिकोइड्स पढ़ा, उसके बाद प्रोलैक्टिन पढ़ा। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए एक और होता है जिसका नाम है TSH, जिसको हम बोलते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक प्रकार से हम कहें तो इससे एक हार्मोन निकलता है थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, जिसको हम थायरोक्सिन नाम भी देते हैं। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? थायरोक्सिन हार्मोन भी एक विशेष कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा आदि के उपापचय में सहायता करता है। तो ये इसके मेन बात है। अभी हम जब आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाएंगे, थायराइड ग्रंथि पढ़ाएंगे, उस दौरान और भी आपको इससे संबंधित इसके कार्य लिखवाएंगे। तो ध्यान रखना, आज हमने ये सारे हार्मोन जो देखे हैं ये किससे निकल रहे हैं बेटा? ध्यान रखना है आपको, ये सारे हार्मोन एक प्रकार से एडिनो हाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट है, जिसमें हम पार्स डिस्टेलिस पढ़ रहे हैं, और पार्स डिस्टेलिस में कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जा रहे हैं उनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें
एक अन्य हार्मोन की एक नाम आता है मेलेनोट्रोपिक हार्मोन, जो किससे निकलता है? मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, जो त्वचा का रंग बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। त्वचा का रंग बोले तो त्वचा का रंग किसके कारण होता है? एक वर्णक का नाम क्या है? मेलानिन। इस मेलानिन के कारण त्वचा का रंग बनता है। तो मेलानिन को बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? मेलेनोट्रोपिक हार्मोन। ये सारे के सारे जो भी मैंने नाम लिखे हैं, ये सारे पार्स डिस्टेलिस वाले भाग से स्रावित होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला भाग पीयूष ग्रंथि से जो निकलता है उसकी बात करें तो पार्स इंटरमीडिया तो बेटा अभी जो हमने देखा पार्स इंटरमीडिया, ये वाला भाग ध्यान रखना बेटा, पार्स इंटरमीडिया वाला भाग जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, ये पार्स इंटरमीडिया से निकलता है बेटा। ध्यान रखना है, पार्स इंटरमीडिया क्या बनाता है? मेलेनोट्रोपिक हार्मोन जो निकला है वो पार्स इंटरमीडिया से निकला, और इसके फंक्शन कार्य मैंने आपको बता दिया है। क्या बनाता है? त्वचा के अंदर त्वचा में मेलानिन बनाता है, त्वचा में मेलानिन बनाता है। ये पार्स इंटरमीडिया से निकलता है ये वाला हार्मोन। अगर बात करें मेलेनोट्रोपिक हार्मोन किससे निकला, तो ध्यान रखना पार्स इंटरमीडिया से निकलता है। ये पार्स इंटरमीडिया से निकल रहा है मेलेनोट्रोपिक हार्मोन, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और ये मैंने आपको लिख दिया है, त्वचा में मेलानिन बनाता है जो रंग प्रदान करता है त्वचा को। आगे बात करते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस के बाद न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस एक प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर लोब बोले तो पश्चपाली। ये पश्चपाली होती है। अब देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब, इसकी मेन बात क्या है? अगर इसके कार्य देखें तो पहला अगर बात करें, ये किसी भी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता, किसी भी हार्मोन
का निर्माण, किसी भी हार्मोन का निर्माण नहीं करता है, नहीं करता है। नंबर 2 इसकी क्या बात है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भाग से, हाइपोथैलेमस भाग से जो हार्मोन इस भाग में आते हैं, इस भाग में आते हैं, उनको स्टोर करने का काम करते हैं, 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 और कोई काम नहीं करते। और हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? ऑक्सीटोसिन, 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 और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है ADH, ADH। तो दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये दोनों ध्यान रखना, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से नहीं निकलते, ये हाइपोथैलेमस वाले भाग से निकलकर आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले भाग में स्टोर हो जाते हैं, और वहाँ से ये एक विशेष स्थिति में विशेष अंगों पर जाते हैं। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये दो हार्मोन हैं जो एक प्रकार से डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से सीधे न्यूरॉन के द्वारा, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा पोस्टीरियर लोब के अंदर पहुंचते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले भाग में पहुंचते हैं। तो देखिए इनके जो कार्य हैं वो और देखते हैं हम। देखो यहाँ पर ये हो गया न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस हो गया। भी न्यूरोहाइपोफाइसिस में यहाँ पर हमने देखा ये एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन से ये निकला तंत्रिकाक्ष बोले तो एक्सॉन, यहाँ पर ये केमिकल का सिक्रेशन हो रहा है, अर्थात यहाँ से ही निकलता है क्या, यहाँ से आ रहा है एक तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और एक आ रहा है बेटा ध्यान रखना वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन जिसको हमने नाम दिया ADH, ADH बोले तो एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपको पता है ये मूत्र को सांद्रित करने में सहायता करता है, जल के अवशोषण में हेल्प करता है कौन, वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन आपके अगर हम देखें तो मादाओं में गर्भाशय के अंदर चिकनी जो पेशियां होती हैं उनको चिकनी बनाने का काम ऑक्सीटोसिन का है ताकि प्रसव क्रिया आसानी से हो जाए। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन एक प्रकार से डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, जो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस में स्टोर हो जाते हैं। ध्यान ये रखना है
कि न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला जो भाग है ये हार्मोन रिलीज नहीं करता। ये हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आ रहे हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन उनको स्टोर करता है और विशेष स्थिति में समय समय पर यहाँ से ये न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले भाग से ये विशेष अंगों तक पहुँचाए जाते हैं। तो आज हमने एडिनोहाइपोफाइसिस में हमने पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया ये देखे, इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, पार्स डिस्टेलिस से कौन से निकले और पार्स इंटरमीडिया से कौन से निकले। तो बेटा ध्यान रखना, पार्स इंटरमीडिया से एक निकला जिसका नाम हमने बताया मेलेनोट्रोपिक हार्मोन, मेलेनोट्रोपिक हार्मोन, मेलेनोट्रोपिक हार्मोन, मेलेनोट्रोपिक इससे निकला। बाकी सारे आपको पता है पार्स डिस्टेलिस से निकले। केवल दो नाम याद रखने, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से निकलकर यहाँ स्टोर हो जाते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में और उसके बाद ये विशेष अंगों में विशेष स्थिति में पहुँचते हैं। तो आज हमने ध्यान रखना, आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन थे उनके बारे में देखा, उनके कार्यों के बारे में देखा। कल हम पिनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।